हाय फोक्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। मैं यासर मसूद, आपका फिजिक्स का मेंटोर एंड कोच, आपके लिए लेके आ रहा हूँ एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म जिसका नाम है बुक माई एजुकेटर। एंड बुक माई एजुकेटर पे आई एम गोइंग टू बी योर फिजिक्स मेंटोर। डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही यूनिक नेम हमारे माइंड क्रैक करता है, माइंड में आता है, जिसका नाम है एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि पीस कैन नॉट बी केप्ट विद फोर्स बट इट कैन ओनली बी केप्ट बाय अंडरस्टैंडिंग। तो जब हम बात करते हैं फिजिक्स की तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। और मैं आपको ये अश्योर कर सकता हूँ कि बुक माई एजुकेटर पे मैं फिजिक्स का मेंटर आप लोगों के लिए एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग का प्लेटफॉर्म लाऊंगा बहुत ही बेयर मिनिमम प्राइस पर, जो आपको बहुत ही अच्छा, बहुत यूनिक, बहुत ही डिफरेंट टाइप के यूनिक लाइवली एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी टेक्निक्स एंड टूल्स को लेकर हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं जो आप लोगों के लिए फिजिक्स के फील्ड में डेफिनेटली विल बी अ गेम चेंजर गाइस। सो put your fingers crossed and just wait for this book educator platform for your physics coach Yasa Masood, and I will very soon, very shortly coming up with your very interesting videos and very interesting sessions and live sessions also, which will definitely be very good for you. Thank you. Students, let's discuss the topic which is called as another topic, Kepler's first law of planetary motion. So students, after Kepler's first law of planetary motion, now let's study the concept of Kepler's second law of planetary motion. Kepler's का second law of planetary motion कहता है कि जो speed है of a planet varies or changes in such a way that the radius vector drawn from the sun to a planet sweeps out equal areas in equal time interval of time. इसका मतलब क्या है, इस डायग्राम से आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ये फर्स्ट प्लैनेट है, दिस इज प्लैनेट फर्स्ट, ये प्लैनेट नंबर 2 एंड दिस इज प्लैनेट नंबर 3। तीन प्लैनेट है। अब प्लैनेट 1, 2 एंड 3, अब हम कहते हैं कि सन इन तीनों प्लैनेट्स के फोकस पॉइंट पे है, सेंटर पे है, फोकस पे है, और ये प्लैनेट सन की काइनेटिक एनर्जी गेन करके और ये इस सन के अराउंड इस इक्लिप्स में इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रही हैं। अगर हम तीनों प्लैनेट्स के लिए इक्वल टाइम कंसिडर करते हैं, मान लीजिए हम कंसिडर करते हैं फर्स्ट प्लैनेट के लिए टाइम t1 1 आवर, सेकंड प्लैनेट के लिए टाइम t2 1 आवर एंड थर्ड प्लैनेट के लिए टाइम t3 एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू 1 आवर, कि एक घंटे में ये प्लैनेट्स कितना एरिया स्वीप करेंगी। अब एक घंटे में कितना एरिया स्वीप करेंगी वो क्या होगा, देखो फर्स्ट प्लैनेट प्लैनेट 1 यहाँ से अभी फिलहाल कहाँ पर था, इस लोकेशन, इस पॉइंट पर ये फर्स्ट प्लैनेट था, और एक घंटे में इस प्लैनेट ने यहाँ से मूव करके यहाँ तक चला गया। अब इसकी लोकेशन हो गई ये वाली, तो कितना एरिया स्वीप कर लिया इसने, ये पूरा का पूरा एरिया, ये पूरा एरिया इसने स्वीप करा। इस एरिया को हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट प्लैनेट है, लेट दिस एरिया बी A1। दूसरा प्लैनेट है, इनिशियली सन इसके फोकस पे था, इनिशियली ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे था, एक घंटे में यहाँ से स्टार्ट किया और ये सन की काइनेटिक एनर्जी गेन करके यहाँ से यहाँ तक आ गया। इसका लोकेशन हो गया ये, एक घंटे के बाद कितना एरिया इसने स्वीप किया, ये पूरा का पूरा एरिया इसने स्वीप कर लिया। लेट दिस एरिया, सेकंड प्लैनेट ने जो एरिया एक घंटे में स्वीप किया है बेसिकली, दैट इज A2। इसी तरीके से दूसरा प्लैनेट जो यहाँ पर था उसने एक घंटे में यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, और कितना एरिया इसने स्वीप किया, वो एरिया इसने स्वीप किया ये पूरा का पूरा एरिया, कंप्लीट एरिया, एंड ये एरिया हम ले लेते हैं A3। तो हम ये कहते हैं कि कैप्लर्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है बेसिकली कि कोई भी प्लैनेट जिसकी स्पीड अलग हो सकती है, स्पीड वेरिएबल हो सकती है, और स्पीड वेरिएबल क्यों होगी उसका भी एक लॉजिक है। जो प्लैनेट सन से क्लोजेस्ट होगा, ये सन है, सन से सबसे नजदीक ये वाला प्लैनेट, ये वाला प्लैनेट है, ये वाला, तो उसकी सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी और वो सबसे तेजी के साथ में ज्यादा स्पीड होगी। तो सीधी सी बात है, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा उसका, जो इस पर्टिकुलर सर्कमफ्रेंस पे है, इस पर्टिकुलर ऑर्बिट वाले पाथ पे ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो S2 डिस्टेंस ज्यादा हो सकता है, लेकिन एरिया उतना ही कवर करेगा जितना सबसे दूर वाला प्लैनेट जो सबसे स्लो है। कौन सा सबसे दूर है, प्लैनेट नंबर 1। ये प्लैनेट देखो, ये वाला जो दूरी है सन से सबसे ज्यादा है,
सन से दूरी होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी इस प्लैनेट नंबर फर्स्ट की, और इसीलिए जब दूरी कम हो ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो किसी भी पर्टिकुलर बॉडी या ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होती है ड्यू टू इट्स मोशन। और जब एनर्जी ही कम है तो मोशन कम करेगा, कम मोशन करेगा तो ऑर्बिट पे कम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा, ऑर्बिट पे कम दूरी तय कर पाएगा। ये S2 कम हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि S2 ये वाला जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा हो सकता है। फिर हमारा ये सबसे करीब कौन सा प्लैनेट है सन से, S2। फिर है S3, तो S3 और ज़्यादा, क्योंकि और ज़्यादा करीब है, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। फिर S1, लेकिन जो एरिया है जो तीनों प्लैनेट्स कवर कर रहे हैं वो एरिया कैप्लर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेट कैप्लर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन ये कहता है कि स्पीड भले ही अलग अलग हो, प्लैनेट दूर हो पास हो कोई बात नहीं, लेकिन सेम टाइम में जो तीन प्लैनेट्स हैं अगर, तो तीनों प्लैनेट्स हमारा इक्वल अमाउंट ऑफ एरिया स्वीप करेंगे, A1 A2 A3 के बराबर होंगे। इसको आगे देखते हैं इस डायग्राम से, ये आप लोगों के लिए और ज़्यादा क्लियरली डायग्राम स्पेसिफाइड है। देखिए ये हमारे पास दो प्लैनेट्स हैं स्टूडेंट्स, और कौन कौन से प्लैनेट्स हैं इसमें देखिए आपको दिख रहे होंगे। एक तो फर्स्ट प्लैनेट है, ये प्लैनेट नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर एक प्लैनेट नंबर 1 है, ये P1 पॉइंट पर है, और एक सेम टाइम, कितना टाइम ले रहे हैं इसके लिए, T अमाउंट ऑफ टाइम में ये P1 पॉइंट से P2 पॉइंट तक चल के आ गया है, ठीक है। P1 पॉइंट से P2 पॉइंट तक ये प्लैनेट चल के आ गया है, और सेम टाइम में आपको दूसरा प्लैनेट जो सन जिसके फोकस पर है, दूसरा प्लैनेट हम कंसिडर करते हैं। देखिए दूसरा प्लैनेट हमारे ऑर्बिट पे कौन सा वाला है, दूसरा प्लैनेट यहाँ पर है जो पॉइंट P3 पर है, यहाँ पर इस जगह पर, और P3 से लेके ये प्लैनेट P4 पॉइंट तक ट्रैवल करता है। देखो ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्लैनेट ट्रैवल कर रहा है। कितने टाइम में ट्रैवल कर रहा है, सेम अमाउंट ऑफ टाइम में, दैट इज T। ये वाला प्लैनेट, फर्स्ट वाला प्लैनेट P1 पॉइंट से P2 पॉइंट तक T अमाउंट ऑफ टाइम में यहाँ से लेके देखो यहाँ तक आ गया, आप देख रहे हैं। सो P1 प्लैनेट है जो P2 फर्स्ट प्लैनेट है, P1 पॉइंट से P2 पॉइंट तक आ गया टाइम T में। इसी तरीके से प्लैनेट नंबर सेकेंड P3 पॉइंट से P4 पॉइंट तक आ गया, ये भी सेम अमाउंट ऑफ टाइम में। तो कैप्लर्स लॉ कहता है कि सेम अमाउंट ऑफ टाइम में कोई भी दो प्लैनेट्स या दो से ज़्यादा प्लैनेट्स सेम अमाउंट ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ एरिया स्वीप करते हैं अराउंड द सन। ये देखो ये वाला पूरा एरिया इस पर्टिकुलर प्लैनेट का। सो P1 प्लैनेट, फर्स्ट प्लैनेट P1 पॉइंट से P2 तक गया पर्टिकुलर टाइम T में, दूसरा प्लैनेट P3 पॉइंट से P4 पॉइंट तक गया इन टाइम सेम अमाउंट ऑफ टाइम T। तो कैप्लर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन तो कैप्लर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कहता है कि कोई भी दो या दो से ज्यादा प्लैनेट है जो सन जिसके फोकस पे है वो सेम अमाउंट ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करते हैं। ये इसी तरीके से सेकेंड एरिया 2 दोनों these will be equal. So area A1 will be equal to area A2. Simple. This is the Kepler's second law of planetary motion. बट दोनों प्लैनेट की वो अलग बात है, स्पीड अलग हो सकती है क्योंकि जितनी दूरी है, आप कौन सा प्लैनेट करीब है, देखो ये वाला प्लैनेट, दिस वन, ये वाला प्लैनेट ज्यादा करीब है सन से, तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ज्यादा कवर कर लेगा सेम टाइम में, और ये ज्यादा दूर है सन से। ये वाला दूसरा वाला प्लैनेट देखो ये डिस्टेंस सन से ज्यादा दूर है, तो इसलिए ये काइनेटिक एनर्जी कम होगी क्योंकि दूरी ज्यादा है, इसकी वजह से डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा। लेकिन दोनों ही प्लैनेट एरिया इस पर्टिकुलर रेडियस वेक्टर पे जो एरिया स्वीप करेंगे वो A1 A2 बराबर होगा। तो दिस इज कैप्लर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ये आप लोगों को दिख रहा है, देखो ये एक और डायग्राम है आपको और ज्यादा क्लियरली शो करने के लिए स्टूडेंट्स,
कैप्लर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन जो कहता है अ रेडियस वेक्टर जॉइनिंग एनी प्लैनेट टू द सन, रेडियस वेक्टर मींस ये रेडियस, प्लैनेट ये मान लो, प्लैनेट ये यहाँ पर है, प्लैनेट इज दिस वन, फर्स्ट प्लैनेट P1 जो इस लोकेशन पर है, रेडियस वेक्टर मतलब ये एक रेडियस सन तक ड्रॉ किया हमने, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये जब प्लैनेट मूव करेगा तो ऐसे इस पाथ में मूव करेगा और यहाँ तक आ गया, कितना टाइम लिया हमने, 1 मंथ में, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 1 मंथ में यहाँ तक आ गया, तो टोटल कितना एरिया, अब यहाँ से रेडियस ड्रॉ करेंगे तो टोटल एरिया, ये वाला एरिया इसने कवर किया, विच एरिया इज A1। और देखो दूसरा प्लैनेट कंसिडर किया जो सन से बहुत दूर है, यहाँ से ये प्लैनेट मान लो इस पर्टिकुलर लोकेशन पर है, प्लैनेट P2, यहाँ से 1 मंथ में यहाँ से ट्रैवल करेगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसका पॉइंट 1 मंथ के बाद ऑर्बिट पे यहाँ पे आ जाएगा। ये रेडियस फर्स्ट इनिशियल लोकेशन वाला ड्रॉ किया, दूसरा रेडियस ये ड्रॉ किया, तो इस प्लैनेट ने 1 मंथ में कितना एरिया स्वाइप किया, ये एरिया इसने कवर किया, A1 और A2, तो A1 इज इक्वल टू A2। ये कैप्लर्स सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कहता है कि कोई भी दो प्लैनेट जो है वो इक्वल एरिया स्वाइप करते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में अराउंड द सन। नाउ वी कम टू कैप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। कैप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन स्टूडेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी, ये कहता है द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ periods of any two planets is equal to the ratio of the cubes of their average distances from the sun। अगर कोई भी हम दो प्लैनेट कंसिडर करते हैं, ठीक है, उन दोनों प्लैनेट्स के लिए कैप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कहता है उन दोनों प्लैनेट्स के स्क्वायर, और किस चीज का स्क्वायर, उनके पीरियड्स, कितना पीरियड टाइम लेते हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए, उन दोनों के टाइम का स्क्वायर लेंगे दोनों प्लैनेट्स के, वो किसके बराबर होगा, उन दोनों प्लैनेट्स के जो एवरेज डिस्टेंस है सन से उसके क्यूब के रेशियो के बराबर होगा, उसका फॉर्मूला इज दिस वन। देखिए ये डायग्राम आपको बहुत क्लियरली इस चीज को समझा देगा। दो प्लैनेट्स हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक प्लैनेट है हमारे पास, दिस इज V, दूसरा प्लैनेट है हमारे पास E, V फॉर वीनस ले लो मान लो, E फॉर अर्थ हम मान सकते हैं, और कितनी दूरी है, इसका एवरेज डिस्टेंस सन से कितना है, फर्स्ट वाले प्लैनेट मान लो ये E फर्स्ट प्लैनेट है, इसका डिस्टेंस है ये R1, दूसरा प्लैनेट इज V, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज R2, तो डिस्टेंस कितना हो गया R1 एंड R2 दोनों प्लैनेट्स के, और दोनों प्लैनेट्स कितना टाइम लेते हैं, कितना टाइम पीरियड है सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए ऑर्बिट में, कितना टाइम ले रहे हैं, फर्स्ट प्लैनेट का टाइम इज T1, सेकंड प्लैनेट का टाइम इज T2, फर्स्ट प्लैनेट का जो एवरेज डिस्टेंस है सन से कितना है, दिस वन R1, सेकंड प्लैनेट का डिस्टेंस सन से कितना है R2, तो ये इक्वेशन हमें बताती है कि एक सिंगल फॉर्मूले में हम कैप्लर्स लॉ थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को कैसे लिख सकते हैं। दो प्लैनेट, फर्स्ट प्लैनेट जिसका हम टाइम पीरियड ले रहे हैं T1 और उसका एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज R1, दूसरा प्लैनेट जिसका टाइम पीरियड सन के अराउंड रिवॉल्व करने का इट इज T2, उसका एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज R2, तो हम इस चीज को कैप्लर्स लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं, T2 अपॉन T1। इस फॉर्मूले को हम कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन से लिख सकते हैं, T2 अपॉन T1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 का होल क्यूब। सो वेयर T1 एंड T2 क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पर T1 एंड T2 बी द पीरियड्स ऑफ एनी टू प्लैनेट्स अराउंड द सन। नहीं बताया मैंने आप लोगों को कि दो प्लैनेट को सन के अराउंड घूमने में, रिवॉल्व करने में, ये फर्स्ट प्लैनेट है, इसको इस सन इसके फोकस पर है, इसको घूमने में, रिवॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है, इसी तरीके से दूसरा प्लैनेट जिसकी दूरी R2 है, इसको सन के अराउंड घूमने में कितना टाइम लग रहा है, उनका रेशियो टाइम पीरियड हो गया। और रेडियस R1 R2 रेडियस नहीं है बल्कि, और R1 R2 इन दोनों प्लैनेट्स का रिस्पेक्टिव एवरेज डिस्टेंस है सन से दूरी है। अब स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए मैं एक एग्जांपल लाया हूं कैप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को बहुत क्लियरली समझने के लिए, जिसमें आप लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंटली एकदम आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कहता क्या है एक्चुअल में। अभी आप लोगों को डायग्राम से समझाया, अब आपको एक एग्जांपल लेके समझाते हैं, क्योंकि इसका क्या है, कंसिडर द ऑर्बिटल पीरियड एंड ऑर्बिटल पीरियड मींस टाइम पीरियड और एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन, किस चीज का, सन का, सन से ऑर्बिटल पीरियड
और सन से एवरेज डिस्टेंस किस चीज का, दो प्लैनेट्स का कंसिडर कर रहे हैं हम इसमें, अर्थ एंड मार्स। तो अर्थ एंड मार्स का ये टेबुलर फॉर्म में हमने लिख लिया है। प्लैनेट, प्लैनेट का नाम फर्स्ट इज अर्थ, सेकंड इज मार्स। अर्थ का टाइम पीरियड, कितना टाइम ले रहा है अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए, उसका टाइम पीरियड कितना है, ये उसका टाइम पीरियड है जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। इसका टाइम है अर्थ का ये वाला, और मार्स का टाइम है दिस मच सेकेंड्स। एवरेज डिस्टेंस, दूरी कितनी है, जिसको हम लोग डिस्टेंस, जिसको हम आर से लिख रहे थे अभी कैप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के फॉर्मूले में। अर्थ की सन से दूरी कितनी है, दिस मच मीटर्स, और मार्स की कितनी दूरी है सन से, इतनी मीटर्स। अब हम कैलकुलेट करेंगे। अब कैप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो अब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो स्टूडेंट हम ऑब्जर्व करेंगे कि हर एक प्लैनेट के लिए टाइम का स्क्वायर और जो उसकी एवरेज दूरी है उसका क्यूब का रेशियो बराबर होगा। अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ का टाइम पीरियड कितना आ रहा है, देखो अर्थ का टाइम पीरियड आ रहा है हमारा फॉर अर्थ, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या आ रहा है फॉर्मूला, देखो टी स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर अपॉन रेडियस का क्यूब इज इक्वल टू, अर्थ के लिए कितना टाइम लग रहा है, दिस मच 3.156 इंटू 10⁻7 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय, अर्थ के लिए कितना एवरेज डिस्टेंस है उसका क्यूब, इसका टाइम का हम स्क्वायर कर लेंगे, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है 1.4957 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻11 का क्यूब। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो जो वैल्यू कैलकुलेट करके आई है वो कितनी है, वो वैल्यू है ये वाली, दिस मच। इसी तरीके से मार्स के लिए, मार्स दूसरा प्लैनेट है। नाउ फॉर मार्स, जो मार्स के लिए टाइम पीरियड है उसका, मान लो अर्थ का टी ई स्क्वायर और आर ई स्क्वायर, मार्स के लिए टी एम, एम फॉर मार्स का स्क्वायर अपॉन इसके लिए जो रेडियस है आर एम फॉर मार्स का रेडियस का क्यूब इज इक्वल टू, मार्स के लिए कितना है टाइम पीरियड 5.9, ये वाला वैल्यू 5.93 इंटू 10⁻7 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय, मार्स के लिए एवरेज डिस्टेंस कितना है, ये वाला पार्ट कितना है 2.278 इंटू 10⁻11 मीटर्स। इसको हम कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, ये यहाँ पर देखो दिस मच, दोनों वैल्यूज एग्जैक्टली सेम है। वही कैप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कहता है कि किसी भी पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए जो रेशियो होता है उसके टाइम के स्क्वायर, टाइम पीरियड उसके अराउंड द सन कितना टाइम पीरियड ले रहा है उसका स्क्वायर टू द रेशियो ऑफ उस पर्टिकुलर प्लैनेट का सन से एवरेज जो डिस्टेंस है दूरी है उसका क्यूब। हर एक प्लैनेट के लिए टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब की वैल्यू कांस्टेंट होती है। इस एग्जांपल से हमने इस चीज को प्रूव कर दिया है। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ, एग्जांपल से हमने प्रूव कर दिया कि किस तरीके से कैप्लर्स लॉ क्या कहता है। So this was from my side, my dear students, Kepler's first, second and third law of planetary motion. I hope you enjoyed this particular video also, and बहुत जल्दी किसी और दूसरे टॉपिक के साथ इस तरीके से मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करके रियल लाइफ एग्जांपल के साथ मैं आऊँगा बहुत जल्दी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग बुक माय एजुकेटर videos with your own coach and your own physics guide, Yasser Masood. Thank you.